सुप्रभातं सरस्वती शिक्षा समित्या पाली द्वारा संचालितम् ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेभ्यः भ्रातर भगिनीश्च हार्दस्वागतं वर्तते। अहं बालकृष्ण भवतां सर्वेषां हार्दस्वागतं करोमि। आज हम व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण में वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कालांश में हमने जो संधियाँ पढ़ी थी उससे आगे की ओर बढ़ते हुए आज हमारा जो प्रकरण है वृद्धि संधि अर्थात वृद्धिरादेय च, इस संधि में सभी वर्णों के बीच में वृद्धि होती है। अ या आ के बाद ए या ऐ वर्ण होने पर उसका ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ अथवा औ वर्ण होने पर उसका औ हो जाता है। किस प्रकार ये दोनों वर्ण होते हैं इसको हम इन उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो नियम अ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ वर्ण होने पर इसका ऐ होता है। उदाहरण देखेंगे, सदा धन एव, सदा धन एव, इससे जो शब्द बनेगा वह संधि शब्द बनेगा सदैव। अर्थात जिस वर्ण पर दो मात्रा आती है वह ऐ वर्ण होता है और वृद्धि संधि का उदाहरण है। इस वर्ण में हमने देखा एक वर्ण आ और दूसरा वर्ण ए। आ और ए दोनों मिलकर के यहाँ पर ऐ वर्ण बनाते हैं जिससे यह शब्द निष्पन्न होता है। दूसरा है न धन एव, न धन एव, तो यह बना शब्द नैव, जिसका अर्थ होता है कभी नहीं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है माम धन एव, मामैव, इसका जो वर्ण बना है अर्थात शब्द निष्पत्ति होती है वह वृद्धि संधि के रूप में होगी मामेव। तो यह पहला जो नियम है, इस नियम के अनुसार अ अथवा आ के बाद में ए ऐ वर्ण होने पर इसका ऐ हो जाता है। दूसरा नियम है अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ वर्ण होने पर इसका औ हो जाता है। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, महा धन औदार्यम, महा धन औदार्यम। इस वर्ण में हमने देखा ह के पीछे आ की मात्रा है और उसके बाद औ वर्ण आया है। इन दोनों के वर्ण से जो संधि निष्पन्न होगी उसका शब्द होगा महौदार्यम, महौदार्यम। इसी प्रकार महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, तो शब्द बना इसका महौजस्वी, महौजस्वी। इस प्रकार ये वृद्धि संधि के दो नियम हैं। इन दोनों नियमों से वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है इसकी शब्द निष्पत्ति होती है। अगली संधि हम पढ़ने वाले हैं अयादि संधि। अगली संधि जो है वह है अयादि संधि। अयादि संधि एचो अय या यावह,
अर्थात एच वर्णों के बाद अय, आय, अब, आव, आवी, आहू आदि वर्णों का आगमन होता है। जैसा कि संधि के नियम से अर्थात इसके नाम से मालूम होता है, अय आदि अर्थात जिस संधि में अय, आय, अब, आव, आवी, आवु आदि वर्ण आते हैं, वे सभी अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। कुछ नियमों के अनुसार हम इन संधियों की शब्द निष्पत्ति और शब्दों के निर्माण पढ़ते हैं। पहला, जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ नियम लिखे हैं, ए के बाद अ वर्ण होने पर इसका अय होता है, आई के बाद अ होने पर आय हो जाता है, ओ के बाद अ होने पर अब हो जाता है, ओ के बाद उ होने पर आऊ होता है, ओ के बाद अ होने पर औ होता है, ओ के बाद ई होने पर आवी आदि वर्ण हो जाते हैं। अब क्रम से इन्हीं सूत्रों के अनुसार और इन्हीं नियमों के अनुसार अपन संधि के वाक्य निर्माण पढ़ेंगे। पहला नियम, ए के बाद अ होने पर अय, ने धन अनम, ने धन अनम, इन दोनों वर्णों के मेल से जो वर्ण बनेगा तो शब्द बनेगी इसका नयनम। इसमें न वर्ण के ऊपर एक ए वर्ण है और इसके सामने एक ह्रस्व स्वर अ, इन दोनों के मिलने से शब्द बनता है अय। तो इस प्रकार पहला जो शब्द निष्पन्न हुआ अय नयनम, तो ये पहले सूत्र पर, पहले नियम पर आधारित यह वाक्य निर्माण। दूसरा, यदि ऐ के बाद अ वर्ण हो तो उसका आय हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे गई धन अकह, गई धन अकह, इस वर्ण में ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वह ऐ वर्ण की है और इसी के पीछे ह्रस्व स्वर लिखा हुआ अ, तो इसका शब्द बनता है गायकः, गायकः। उसके बाद में है ओ के बाद अ वर्ण होने पर
ओदन अनम, ओदन अनम। यहाँ पर ओ वर्ण के बाद अ वर्ण था, अतः इसका जो वर्ण से बनने वाला शब्द वह बनेगा पवनम। पौदन अकह, पौदन अकह तो शब्द बना पावकह, पावकह। यहाँ पर औ वर्ण के बाद ऋस्व स्वर अ होने पर इसका जो शब्द बना है बना आव, यानी औ के बाद अ वर्ण होने पर इसका जो शब्द बनता है वह बनता है आव। तो शब्द बना पौदनकः पावकः। इसके बाद में नोदन इकः, नोदन इकः। ओ वर्ण के बाद ई वर्ण होने पर इसका आव शब्द बनता है, तो शब्द बना नाविकः, नाविकः। इसमें भी हमने देखा ओ वर्ण के बाद यदि कोई ई वर्ण हो तो इसका शब्द बनता है आवी। इस प्रकार यह शब्द बना नाविकः। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें, यदि ओ के बाद उ वर्ण हो तो उसका आऊ शब्द निष्पन्न होता है। तो भो धन उकह, भो धन उकह। इन दोनों वर्णों में देखिए कि भ वर्ण के बाद ओ की मात्रा है, उसके बाद ऋस्व स्वर उ है। ओ और उ जब दोनों वर्ण मिलते हैं तो इसका वर्ण बनेगा आहू, और शब्द बना भावुकः, भावुकः। ये इस प्रकार अयादि संधि की निष्पत्ति होती है। अब इसके बाद में जो अगली संधि हम पढ़ने वाले हैं वह संधि है पूर्व रूप संधि। स्वर संधि में मुख्य रूप से 5 संधियाँ पढ़ाई जाती है, परंतु कक्षा माध्यमिक के स्तर के अनुसार 2 संधियों को हम और पढ़ते हैं, जिसमें पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि का भी उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व रूप संधि, यह संधि भी स्वर संधि का ही एक भाग मानी जाती है, जिसमें हम एक इस प्रकार का चिन्ह देखते हैं जिसे पूर्व रूप चिन्ह या अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। यह चिन्ह कब आता है और कब इसका प्रयोग किया जाता है? यदि वाक्य का प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में हो और उसके बाद कोई ऋस्व स्वर हो तो वहाँ पर उस ऋस्व स्वर के स्थान पर पूर्व रूप चिन्ह आता है, जिसको हम अवग्रह चिन्ह या पूर्व रूप चिन्ह भी कहते हैं। एक के बाद ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर अ हो तो अ के स्थान पर अवग्रह या पूर्व रूप चिन्ह आता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम देखेंगे कि पहला पद इसका सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत होना चाहिए या शब्द पर सप्तमी विभक्ति हो। उदाहरण देखिए, रामे धन अत्र, रामे धन अत्र। इस पद में हमने देखा कि पहले पद में जो म वर्ण है उस पर इस एक ही मात्रा का आगमन हुआ है,
ठीक है। उसके बाद ए के बाद में दृश्य स्वर अ लिखा हुआ है, तो नियम अनुसार इस अ को अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा। तो शब्द बनेगा रामे अत्र, इसको इस प्रकार लिखेंगे रामेत्र। इसी प्रकार आगे शब्द है ग्रामे धन अस्मिन, ग्रामे धन अस्मिन। इस उदाहरण में भी हमने देखा है कि ग्राम शब्द की यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति होने के कारण ऊपर ए की मात्रा का आगमन हुआ है, पास में ही ऋस्व स्वर अ होने के कारण इस अ को हम अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखेंगे। तो यह शब्द बना ग्रामे अस्मिन, ग्रामे अस्मिन। इन दोनों उदाहरणों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि पूर्व संधि किस प्रकार से निष्पन्न होती है। अगली संधि हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तावत् शुभम भवतु। नमो नमः। धन्यवादः।